हमारी जो बुक रीडिंग चल रही है ऑटोबायोग्राफी और उपयोगी इससे हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज प्रकरण 21वां है, हमारी कश्मीर यात्रा। अब तुम यात्रा करने योग्य स्वस्थ हो गए हो। योगानंद जी के गुरु उनको कहते हैं, मैं भी तुम्हारे साथ कश्मीर चलूंगा। श्री युक्तेश्वर जी ने एशियाई कॉलेज से मेरे ठीक हो जाने के 2 दिन बाद मुझसे कहा। उसी दिन शाम को 6 लोगों का हमारा दल उत्तर की ओर जाने के लिए गाड़ी पर सवार हो गया। हमारा पहला पड़ाव शिमला में है, जो हिमालय के पहाड़ों के सिंहासन पर विराजमान रानी सदृश शहर है। भव्य दृश्यों का आनंद लेते हुए हम ढलान युक्त सड़कों पर घूमे। विलायती स्ट्रॉबेरी ले ले लो। एक सुंदर दृश्य प्रस्तुत करते स्थान में लगे खुले बाजार में बैठी एक वृद्धा चिल्ला रही थी। छोटे छोटे लाल लाल अपरिचित फलों को देखकर गुरुदेव का कौतूहल जागा। उन्होंने एक बड़ी टोकरी भर फल खरीद लिए और पास ही खड़े कन्हई और मुझे खाने को दिए। मैंने एक फल खाकर देखा तो पर तुरंत ही उसे थूक दिया। कितना खट्टा है यह गुरुदेव, मुझे स्ट्रॉबेरी कभी अच्छी नहीं लग सकती। मेरे गुरुदेव हंसने लगे। अमेरिका में तुम्हें ये खूब अच्छी लगेगी। वहाँ एक रात्रि भोजन में सिरके सिरके घर तुम उस दिन खाना खा रहे हो, उस घर में गृहिणी ने तुम्हें मलाई और शक्कर के साथ स्ट्रॉबेरी देगी। जब वह कांटे से स्ट्रॉबेरियों को कुचल कर तुम्हें देगी, तब तुम उन्हें खाकर खाकर देखोगे, कितना स्वादिष्ट है स्ट्रॉबेरी। तब तुम्हें शिमला में आज का यह दिन याद आएगा। श्री युक्तेश्वर जी की यह भविष्यवाणी मेरे दिमाग से पूरी तरह निकल गई थी, परंतु कई वर्षों बाद मेरे अमेरिका जाने के शीघ्र ही पश्चात फिर याद आ गई। एक रात्रि भोज पर मैं निमंत्रित था। भोजन के अंत में जब स्ट्रॉबेरी टेबल पर लाकर रखी गई, तो श्रीमती से एक कांटा उठाकर उसमें से सामने रख दिया। स्ट्रॉबेरियों को अच्छी तरह कुचल दिया और उसमें मलाई एवं शक्कर डाल दी। यह फल कुछ अधिक ही खट्टा होता है। मुझे लगता है कि आपको इसे उस तरह खाना पसंद आएगा, उन्होंने कहा। मैंने थोड़ा सा उठाकर मुंह में डाला। कितनी स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरी मेरे मुंह से अनायास ही निकल पड़ा। उसी क्षण स्मृति की अथाह गुफा से शिमला में की गई मेरे गुरुदेव की भविष्यवाणी मानस पटल पर उभर आई। यह ध्यान में आते ही मैं नितांत आदर और विस्मय से विभोर हो उठा कि बहुत पहले ही उनके ईश्वरलीन मन ने भविष्य के इधर में विचरण करने वाले प्रारब्ध घटनाक्रम को देख लिया। हम लोग शीघ्र ही शिमला छोड़ रावपेड़ी जाने के लिए गाड़ी में बैठ गए। वहां से कश्मीर की राजधानी श्रीनगर तक 7 दिन की यात्रा के लिए हमने 2 घोड़ों द्वारा खींची जाने वाली एक बड़ी बग्गी किराए पर ली, जो चारों ओर से बंद थी और उस पर छत भी थी। हमारी इस उत्तर की ओर यात्रा में दूसरे दिन से हिमालय की सच्ची विस्तीर्णता दृष्टिगोचर होने लगी। जैसे जैसे हमारी बग्गी के लोहे के पहिए गर्म पथरीले मार्गों पर घड़-घड़ करते आगे बढ़ रहे थे, वैसे-वैसे पर्वत शोभा के बदलते सुंदर दृश्य को देखकर हम मंत्रमुग्ध हो गए। गुरुदेव, आरडी ने कहा, आपकी पवित्र संगत में इन वैभवशाली दृश्यों का बहुत आनंद आ रहा है। आरडी के मुंह से सराहना के ये उद्गार मुझे बहुत सुखद लगे, क्योंकि इस यात्रा में संयोजक की भूमिका निभा रहा था। श्री युक्तेश्वर जी ने मेरे मन के भाव पढ़ लिए और मेरी ओर मुड़कर फुसफुसाते स्वर में बोले, मिथ्या आत्म प्रशंसा मत करो। आरडी को इन दृश्यों से उतना आनंद नहीं आ रहा है जितना सिगरेट पीने के लिए पर्याप्त समय तक हमसे दूर हो सकने की संभावना से आ रहा है। मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने धीमे स्वर में कहा, गुरुदेव, इन अप्रिय शब्दों से अब कृपया रंग में भंग मत डालिए। मुझे विश्वास नहीं होता कि आरडी सिगरेट पीने के लिए बेचैन हो रहा है, पर गुरुदेव कभी ऐसी बातों बातों से दबते नहीं थे, अतः मैंने आशंका से उनकी ओर देखा। ठीक है, मैं आरडी को कुछ नहीं कहूंगा, गुरुदेव ने हंसते हुए कहा, परंतु तुम शीघ्र ही देखोगे कि जैसे ही बत्ती रुकेगी, वह उस अवसर का लाभ उठाने के लिए कितना तत्पर होगा। बग्गी एक छोटी सा सराय पर पहुंच गई। घोड़े को पानी पिलाने के लिए ही ले जा रहा था
कि आडी ने पूछा, गुरुदेव, जरा ताजी हवा खाने के लिए मैं थोड़ी देर बाहर कोतवाल के साथ बैठूं तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे? श्री युक्तेश्वर जी ने अनुमति दे दी, पर मुझसे कहा, उसे ताज उसे ताजा धुआं चाहिए, ताजी हवा नहीं। बग्गी फिर दूर भरी सड़क पर आवाज करते हुए चलने लगी। गुरुदेव की आंखों में हंसी की चमक आ गई थी। मुझसे उन्होंने कहा, बग्गी के दरवाजे से जरा अपनी गर्दन बाहर निकालो और देखो आड़ी कैसी हवा खा रहा है। मैंने गर्दन बाहर निकाली और यह देखकर स्तंभित रह गया कि आडी मुंह से सिगरेट के धुएं के छल्ले उड़ा रहा था। मैंने अपनी हार मानकर गुरुदेव की ओर देखा। हमेशा की तरह आप ही आप ही की बात सच निकली गुरुदेव। आरडी प्रकृति के दृश्य के साथ-साथ सिगरेट का मजा भी ले रहा है। मैंने अनुमान लगाया कि आरडी को कोचवान से सिगरेट मिली होगी, क्योंकि इतना तो मैं जानता था कि उसने कोलकाता से कोई भी सिगरेट साथ नहीं ली थी। नदियों, घाटियों, कगार पर बैठी बड़ी-बड़ी शिलाओं को अनेकानेक पर्वतमालाओं के मनोरम दृश्य का आनंद उठाते हुए हम घुमावदार रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे। हर रात को हम किसी ग्रामीण सराह में उठकर अपना खाना बनाते। श्री युक्तेश्वर जी मेरे पत्ते का विशेष ध्यान रखते और प्रत्येक भोजन में नींबू का रस अवश्य दिलाते। मुझ में अभी भी कमजोरी थी, पर प्रतिदिन उसमें सुधार हो रहा था। हालांकि गड़बड़ाहट करते चलते वाली यह बग्गी उसमें बैठने वाले को सभी ओर से तकलीफ देने का विशेष ध्यान रखकर बनाई गई थी। जैसे जैसे हम मध्य कश्मीर के निकट पहुंचने लगे, हमारे हृदय में आनंदाशाएँ उमड़ने लगी। कश्मीर कमल फूलों पुष्पों से भरे सरोवर की, तैरते उद्यानों की, सुसज्जित शिकायतों की, बहुसेतु शोभित झेलम नदी की, पुष्पों से युक्त हरियाली की स्वर्ग भूमि और उस पर यह चारों ओर से हिमालय से घिरा हुआ। श्रीनगर पहुंच श्रीनगर पहुंचने के हमारे मार्ग पर दोनों ओर ऊंचे-ऊंचे स्वागत करते वृक्ष खड़े थे, जहाँ से ये सुंदर पहाड़ नजर आते थे। ऐसी एक दुमंजिली धर्मशाला में हमने कमरे लिए। वहां नल वगैरह नहीं थे। हम पास के एक कुएं से पानी निकाल कर लाते थे। वहां ग्रीष्म ऋतु अत्यंत सुखद थी। दिन में साधारण गर्मी और रात में हल्की सी ठंडी। हम लोग श्रीनगर में शंकराचार्य के प्राचीन मंदिर में दर्शनार्थ गए। पर्वत शिखर पर स्थित दूर से स्पष्ट दिखने वाले आश्रम पर मेरी दृष्टि पड़ते ही मैं एक परमानंद अवस्था में चला गया। उस अवस्था में एक सुदूर देश में एक पहाड़ी के शिखर पर एक भवन दिखाई देने लगा। शंकराचार्य का भव्य मंदिर उस भवन में परिवर्तित हो गया, जहाँ मैंने कई वर्षों बाद अमेरिका में सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप के मुख्य आश्रम की स्थापना की। जब मैं पहली बार कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस गया, वहां माउंट वॉशिंगटन के शिखर पर स्थित वह विशाल भवन देखा, तो तुरंत उसे वर्षों पहले कश्मीर और अन्यत्र अपने अंतर में देखे दृश्यों के भवन के रूप में पहचान लिया। कुछ दिन श्रीनगर में बिताने के बाद हम लोग 8,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित गुलमर्ग पुष्पयुक्त पर्वतीय मार्ग गए। वहां मैंने अपने जीवन में पहली बार घोड़े की सवारी की। राजेंद्र एक ऐसे दृश्य टट्टू पर सवार हुआ जो तेज दौड़ने के लिए और अति उत्सुक था। हम लोग खिलन मार्ग जाने के लिए निकल पड़े। रास्ता एकदम सीधी सीधी चढ़ाई का था और घने जंगलों में से जाता था, जो छातेनुमा वृक्षों से आच्छादित था। कोहरे से ढकी पग प्राय दिखाई नहीं पड़ती थी, परंतु इस सब के बावजूद राजेंद्र के टुट्टू ने मेरे बड़े घोड़ों को एक पल के लिए भी विश्राम नहीं लेने दिया, यहाँ तक कि खतरनाक मोड़ों पर भी नहीं। प्रतिस्पर्धी के आनंद के अतिरिक्त अन्य सब बातों से बेखबर राजेंद्र का टट्टू अथक रूप से पीछे पीछे आता ही रहा। यह स्पर्धा कष्टकर तो थी, पर इसके बाद जो विस्मरणीय दृश्य देखने को मिला, उससे यह सारा कष्ट सार्थक हो गया। इस जीवन में पहली बार मैंने चतुर्दिक दृष्टि घुमाकर सब तरह केवल हिमालय के हिम शिखरों को देखा। पर्वत शिखरों की मालाओं पर मालाएं, जो ध्रुव प्रदेश के विशालकाय सफेद चीरों की आकृति के समान दिख रही थी। मेरी आंखें सूर्य किरणोज्ज्वल नीले आकाश की पृष्ठभूमि में अनंत फैले बर्फीले पहाड़ों के विस्तार की शोभा का परमहर्ष से पान कर रही थी।
मैं अपने युवा साथियों के साथ चमकती श्वेत ढलानों पर इधर-उधर खूब मज़े के साथ लौटता रहा। हम सब ने ओवरकोट पहन रखे थे। नीचे वापस लौटते समय हमने दूर पीले फूलों का जैसे एक विशाल कालीन देखा, जिससे विवर्ण पहाड़ियों का पूरा रूप ही बदल गया था। इसके बाद हम बादशाह जहांगीर के विलास उद्यान शालीमार और निशात बाग देखने गए। निशात बाग का प्राचीन राजमहल एक प्राकृतिक जलप्रपात के ऊपर बना है। पर्वतों से अत्यंत वेग के साथ नीचे गिरते जल प्रवाह को अत्यंत कौशलपूर्ण यंत्र योजना के द्वारा नियंत्रित कर कहीं तो विविध रंगी समतल चट्टानों से बहाया गया है। तो कहीं सुंदर-सुंदर रंग-बिरंगी पुष्पक्यारियों के बीच फव्वारे के रूप में निकाला गया है। यह प्रवाहधारा राजमहल के अनेक कमरों में से बहती है और अंत में धरती पर उतरते समय किसी आकाशगामिनी परी के समान नीचे स्थित झील में उतरती है। इन विशाल उद्यानों में रंगों का जैसे एक उत्सव है। गुलाब, चमेली, लिली, पैंसी, लेवेंडर, पॉपी, चिनार, सरो और चेरी की सुडौल पंक्तियों से पन्ने सा एक हरा रूप बन गया, जिसके पार हिमालय की उच्च धवल श्रृंखला आकाश को छू रही थी। तथाकथित कश्मीरी अंगूर कोलकाता में मुश्किल से ही मिल सकने वाला और महंगा परंतु अत्यंत स्वादिष्ट फल माना जाता है। राजेंद्र रास्ते भर कश्मीर में भरपेट अंगूर खाने की चर्चा करता आ रहा था, परंतु कश्मीर में अंगूर का कोई बड़ा बाग देखने में न आने से उसे घोर निराशा हुई। उसकी निराशा अपेक्षा के लिए मैंने उसे यदाकदा चिढ़ाया करता। ओह! मेरा तो पेट अंगूरों से इतना भर गया है कि मुझसे चला ही नहीं जाता, मैं कहता। इन अदृश्य अंगूरों को मेरे पेट में मध्यस्थी बन रही थी। बाद में हमने सुना कि मीठे अंगूर कश्मीर के पश्चिम में काबुल में होते हैं। हम पिस्ता मिश्रित रबड़ी की आइसक्रीम पर ही तसल्ली कर लेते। लाल कशीदारी किए हुए छात्र छत्र वाले शिकारों में बैठकर हम पानी में मकड़ी जाल के समान लगने वाले अनेकानेक नहरों के जाल से बने डल सरोवर में अनेक बार घूमे। लट्टों और मिट्टी की सहायता से बने अनेक तैरते उद्यान दिखाई देते। वस्तुतः प्रथम दृष्टि से दूर-दूर तक फैले हुए पानी के बीच साग-सब्जियों और तरबूजों की फसल का ही दृश्य इतना विसंगत लगता, कारण किसान अपने चौरस खेत तो उस बहु-शाखा-प्रशाखा युक्त झील में नाव में रस्सी के सहारे एक जगह दूसरी जगह से खींच ले जाते खींच ल ले जाते हुए कभी-कभी दिखाई देते थे। बस आज के लिए इतना ही। सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।